आम तौर पर जब भी इनकम या इनकम टैक्स की बातें होती हैं तो हमारी इच्छाएं सबसे पहले होती हैं कि किसी न किसी तरह से टैक्स लायबिलिटी को कम कर दिया जाए, यानी टैक्स को कम कैसे दिया जाए। और टैक्स लायबिलिटी कम करने के दो तरीके। एक तरीके जो टैक्स इवेजन, इस प्रक्रिया में गलत तरीके से अपनी आप टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं। गलत तरीका मतलब या तो अपनी इनकम को कम दिखा दिया या आपने कोई डिडक्शंस वगैरह जो हैं उसको आपने अधिक दिखा दिया। दोनों ही प्रक्रिया से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन ये इलीगल तरीका है। इसमें यदि कहीं आपने किया ऐसा और इनकम टैक्स से ट्रैप में आ गए तो आप लंबे जाएंगे, ये ध्यान रखें। दूसरा तरीका है टैक्स अवॉइडेंस, जो कि सबको अपनाना चाहिए, आपको भी अपनाना चाहिए, मैं भी अप्लाई करता हूँ। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब इनकम टैक्स प्रोविजन में जो भी व्यवस्थाएं दी गई हैं उस व्यवस्था के हिसाब से आप अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे टैक्स अवॉइडेंस प्रोसेस की जिसमें आपकी पत्नी आपके टैक्स लायबिलिटी को कम करने में किस तरह से सहायक हो सकते हैं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स में चैनल। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपको लगा हो कि इसमें कोई नई जानकारी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखें। और यदि आपको लगे इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से नहीं मालूम थी या यह वीडियो ही आपको पसंद नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपका इंटरेस्ट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। इस विषय पर आगे चर्चा करने के पहले मैं कोई बैकग्राउंड दे दूं जिससे कि आपको आगे की वीडियो ठीक से समझ में आएगी। एक आम सोच एक हर आदमी में होता है कि टैक्स को यदि कम करना है तो आपके पास वैसे एसेट्स जो इनकम जनरेट कर रहा है, वो इनकम आपके टोटल इनकम में ऐड हो रहा है और अकॉर्डिंगली आपको अधिक टैक्स देना पड़ रहा है, उस एसेट्स को ही यदि किसी को ट्रांसफ़र कर दें तो उस पर जो रेवेन्यू जनरेट होगा या जो इनकम जनरेट होगा वो उसके इनकम में ऐड हो जाएगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी। जनाब, ये आधा सच है आधा गलत है। सबसे पहली बात कि ये जब ट्रांसफ़र जब करते हैं आप किसी को कोई एसेट्स, तो ये भी देखना होगा कि जिसको आप एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्या उसके हैंड में ये एसेट इनकम माना जाएगा, और यदि इनकम माना जाएगा तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। जनाब, इसमें दो व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था है कि यदि आप अदर देन क्लोज रिलेटिव्स को कोई ऐसा एसेट या कोई ऐसा गिफ्ट देते हैं जिसकी मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है तो जो ये गिफ्ट पाता है उसके हाथ में वो अमाउंट इनकम माना जाएगा और अकॉर्डिंगली उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा जो भी इनकम उसका बनता है। और दूसरा क्लास है क्लोज रिलेटिव्स। यदि क्लोज रिलेटिव्स को आप किसी भी अमाउंट तक, किसी भी एक्सट्रेम तक यदि कोई गिफ्ट या कोई एसेट ट्रांसफ़र करते हैं बिना कोई कंसिडरेशन के, तो जो गिफ्ट वो पाता है, जैसे आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, आपके डॉटर इन लॉ है, लड़का है, लड़की है, जो भी है, तो उसके हाथ में ये जो गिफ्ट आएगा वो इनकम ट्रीट नहीं होगा। लेकिन ऐसे ट्रांसफ़र करने में समस्या ये होती है कि यदि आपने जैसे मान लीजिए कोई मेजर सन है, मेजर डॉटर है, उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया कुछ फिक्स डिपॉजिट 10, 20, 50 लाख का, और यदि वो भी वर्किंग है, उनकी भी इनकम है, तो वो भी ये नहीं चाहेंगे कि आपका वो फिक्स डिपॉजिट लें, बिकॉज उसमें जो इंटरेस्ट जनरेट होगा, जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो इनकम उनके इनकम में ऐड होगा। भले ही वो 10 लाख जो मिला उनको वो उनके इनकम में ऐड नहीं होगा, लेकिन उस पर जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो उनके इनकम में ऐड होगा और अकॉर्डिंगली उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से केवल 3 ही क्लास ऐसे बचते हैं जहाँ की आप ऐसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो रिसीवर है उसको भी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और जैसे प्रोविजन इनकम टैक्स में है कि उस पर जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपके इनकम में ऐड होगा। जनाब, ये प्रोविजन है, वो तो इनके रेवेन्यू तो आपके इनकम में ऐड होगा ही होगा। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे ऐसे तरीके की जैसे आप अपने पत्नी, यानी यदि आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी, और यदि आप महिला हैं तो आपके पति के हेल्प से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। अभी तक जो हमने चर्चा की उस चर्चा से हमें ये समझ में आया कि जिसको भी आप बिना कंसिडरेशन का कोई ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे तो उस पर जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपके इनकम में ऐड होगा। और इस क्लास में 3 रिलेटिव्स हैं आपके। पहला है आपका स्पाउस यानी आपकी पति या पत्नी, दूसरा है आपकी डॉटर इन लॉ, आपकी बहू, और तीसरा है माइनर सन या डॉटर। तो माइनर सन और डॉटर में एक इम्प्लीकेशंस और भी हैं। चूँकि वो माइनर है, उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, तो जो भी एसेट उनको ट्रांसफ़र करेंगे उस पर जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा
वो उनके पेरेंट के इनकम में ऐड होता है। पेरेंट के इनकम में ऐड मतलब माता या पिता के। अब सवाल ये होता है कि माता जी के इनकम में ऐड होगा वो रेवेन्यू या पिताजी के इनकम में। तो इनकम टैक्स प्रोविजन ये बताता है कि माता पिता में जिनका भी हायर इनकम टैक्स स्लैब में है उन्हीं के इनकम में वो रेवेन्यू, वो एफडी का इंटरेस्ट या उस एसेट्स पे जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहे वो उनके उसमें ऐड होगा, चाहे वो ट्रांसफर माता जी ने बच्चों को किया हो, माइनर सन या डॉटर को, या पिताजी ने किया। अब बचे दो क्लासेस, स्पाउस और डॉटर इन लॉ। इन दोनों में समान ही व्यवस्थाएं हैं। तो दूसरा प्रोविजन ये है कि यदि आप क्लोज रिलेटिव्स को ऐसे ट्रांसफ़र किया, उस पर कोई रेवेन्यू जनरेट हुआ और उस रेवेन्यू को यदि फिर री इन्वेस्ट कर दिया जाए और उस पर जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपके इनकम में ऐड नहीं होगा। तो प्रोविज़न दो हुए। पहला बेसिकली प्रोविज़न तीन हुए। यदि क्लोज रिलेटिव्स को आपने गिफ्ट दिया तो जो गिफ्ट रिसीवर है उनके हाथ में कोई टैक्स का झमेला नहीं है। दूसरा प्रोविज़न है कि उस गिफ्ट पे, उस एसेट्स पे जो भी रेवेन्यू जनरेट होंगे वो आपके इनकम में ऐड होंगे। और तीसरा प्रोविज़न ये है कि उस एसेट्स पे जो रेवेन्यू जनरेट हुए हैं उसको यदि फिर से री इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वो आपके इनकम में ऐड नहीं होंगे, बल्कि जिसने गिफ्ट पाया हुआ है उसके इनकम में ऐड होगा। इसी बात को हम एक एग्जाम्पल लेकर हम समझाने की कोशिश करेंगे सो दैट कि आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमने माना कि वर्ष 2015 में आपने 40 लाख में एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज की थी जो किराए पर लगा हुआ था और 2.5 लाख 3 लाख के आसपास हर एनम आपको किराया उस पर आ रहा था। तो पहले तो आप इनकम टैक्स पे करते हैं, लेकिन जब जानकारी हुई आपको और आपको ये समझ में आया कि क्यों नहीं इस हाउस प्रॉपर्टी को यदि अपनी पत्नी के नाम ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो उनका जो भी इनकम होगा वो इनकम उनकी पत्नी के इनकम में ऐड होगा। चूँकि आपकी पत्नी हाउस मेकर है, सो इनकम टैक्स का कोई झमेला नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे और कोई टैक्स उनको नहीं लगेगा। लेकिन जब आपको ये समझ में आया कि स्पाउस को और डॉटर इन लॉ को यदि कोई ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपके इनकम में ऐड होगा। ये जो मैं बार बार ऐसे ट्रांसफ़र की बातें कर रहा हूँ ये विदाउट कंसिडरेशन, मतलब आपने बेचा नहीं है उसको, आपने गिफ्ट के तौर पे दिया हुआ है, मतलब एक भी पैसा उनसे लिया नहीं है और ऐसे आपने ट्रांसफ़र कर दिया। ये सारे चीज़ उन्हीं कंडीशंस पे लागू होती हैं। यदि आपने बेच दिया फिर कोई इशू नहीं है, जिसके पास है वो उसका इनकम माना जाएगा। तो इस हिसाब से आपने 2025 में वो ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम 10 वर्षों के बाद। अब उसका फिर आपको ये समझ में आया कि भाई ये ट्रांसफ़र करने से फ़ायदा कुछ नहीं है, वो 2.5-3 लाख जो इनकम हो रही थी वो हमारे इनकम में ही ऐड हो जाएगा। तब आपको दूसरा प्रोविज़न आपको समझ में आया कि यदि इसको बेच दिया जाए, इस पर जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो तो हमारा होगा, लेकिन यदि इसको फिर री इन्वेस्ट कर दिया जाए तो ये उस पर जो इनकम जनरेट होगा वो हमारा नहीं है। इस हिसाब से आपकी पत्नी ने वो हाउस प्रॉपर्टी जो 2025 में आपने उनको दी थी गिफ्ट के तौर पे बिना कोई कंसिडरेशन के, उसको 1 करोड़ रुपए में बेच दी। अब कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का तरीका इस व्यवस्था में, चूंकि आपने विदाउट कंसिडरेशन आपको वो गिफ्ट दिया हुआ है और आपने 40 लाख रुपए में 2015 में परचेज की थी और आज जो है 1 करोड़ में बेची, तो विदाउट इंडेक्सेशन यदि कैपिटल गेन की बातें करें ये 60 लाख रुपए होते हैं और इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से ये 60 लाख रुपए आपके कैपिटल गेन होंगे और अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि इस पर एग्जम्पशंस मिले, आप ये कर सकते हैं कि इस 1 करोड़ का जो प्रोसीड मिला है उस प्रोसीड को आप नए हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें अपनी पत्नी के नाम से, और इस हिसाब से आपको सेक्शन 54 या 54F के अंतर्गत एग्जम्पशंस मिल जाएंगे और आपको कैपिटल गेन के एवज में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि ये बोलना आसान है, लेकिन इसकी जब व्याख्या करेंगे सेक्शन 54F की, उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि आपका कैपिटल गेन हुआ है तो वो इन्वेस्ट आप ही को करना पड़ेगा। लेकिन इस एग्जाम्पल में मैंने बताया कि वो कैपिटल गेन तो आपका हुआ लेकिन इन्वेस्ट किया आपने अपनी वाइफ के नाम, यानी स्पाउस के नाम। तो जनाब सामान्य तौर पे ये एग्जम्पशंस आपको यदि वाइफ के नाम इन्वेस्ट करेंगे तो आपके इनकम टैक्स ऑफिसर या असेसिंग ऑफिसर जो होंगे वो नहीं देंगे। लेकिन कई सारे कोर्ट्स के जजमेंट हैं जिसमें ये कहा गया है कि यदि पति अपनी पत्नी के नाम कोई इन्वेस्टमेंट करता है ये जानते हुए भी कि पत्नी का कोई कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं है, तो सेक्शन 54 या 54F का एग्जम्पशन पति को मिलेगा। और इस तरह के जो जजमेंट है, सबसे पहला जजमेंट है डी नारायण का जो मद्रास हाई कोर्ट ने 2006 में दिया था। दूसरा जजमेंट है मिसेस जेनिफर वीरे का जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने 2011 में जजमेंट दिया था।
तीसरा है लेट मिस्टर गुलाम अली खान वर्सेस सीआईटी, जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का 1987 का जजमेंट है। चौथा जजमेंट है कंट्रोलर ऑफ स्टेट ड्यूटी वर्सेस आलोक मित्रा, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में जजमेंट दिया हुआ है। और पांचवा जजमेंट है सीआईटी वर्सेस कमल वहल, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2013 में जजमेंट दिया है। और इस सारे जजमेंट में कहा गया कि यदि कोई एंटिटी 50 सेक्शन 50 या 54F के में जो एग्जाम्पशन है वो पाने के लिए अपने स्पाउस के नाम इन्वेस्टमेंट करता है, तो उनको पूरी तरह का एग्जाम्पशन इसमें मिलेगा। इस बात पे इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है कि कैपिटल गेन किसी और के नाम था और उसने इन्वेस्ट कर दिया अपने स्पाउस के नाम। इन सब बातों से ये तो हम कंक्लूड कर ही सकते हैं कि यदि स्मार्टली आप टैक्स अवॉइडेंस के तरीके को अपनाएं या अपने स्पाउस के नाम कोई एसेट्स ट्रांसफ़र कर दें या फिर उसको सेल करके जो कैपिटल गेन हो उसको फिर यदि इन्वेस्ट कर दें आप उन्हीं के नाम, तो उस पर जो अर्न होगा रेवेन्यू वो उनके इनकम में ऐड होगा, आपके इनकम में ऐड नहीं होगा। और इस हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि स्पाउस जो हैं या तो वो लोअर इनकम ब्रैकेट्स में या उनका कोई इनकम नहीं है, तभी ये लागू हो सकता है। अदरवाइज यदि वो भी सिमिलर इनकम ब्रैकेट में है तो शायद ये व्यवस्थाएं अप्लीकेबल ना हो या ये व्यवस्थाएं से आपको लाभ नहीं होगा। फ्रेंड्स, वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। थैंक यू।